हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम प्लीज एक पेपर सॉल्व करवाइए ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इकोनॉमिक्स की जो भी रिवीजन किया है, जो भी तैयारी की है, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं जा रहे। तो ये सीबीएसई का जो एडिशनल पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वो इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कह रहा पहला कि मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। विच स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ मनी इज दिस कॉल्ड। मनी के इस फंक्शन को क्या कहा गया है। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले स्टोर ऑफ वैल्यू। मान लेते हैं आपको नहीं पता इसका आंसर, ठीक है। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि हमें दो चार क्वेश्चन ऐसे जो हमें नहीं पता, बट हम थोड़ा सा दिमाग यूज करके उसको ऑप्शन हम पता लगा सकते हैं। कैसे? चलिए आपको क्वेश्चन नहीं आता, अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला यूनिट ऑफ अकाउंट। क्या यूनिट ऑफ अकाउंट ऐसा कहता है कि मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या कहता है भैया? कॉमन मेजरमेंट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की लेन देन को इजी बनाता है, एक्सचेंजेस को इजी बनाता है, ये भी इसका आंसर नहीं है। डबल कोइंसिडेंट ऑफ अमाउंट, ये भी नहीं है। तो क्या हुआ? स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम पैसों को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो वही जो है कि फर्स्ट का ए, कि मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू द फ्यूचर, ये जो है स्पेसिफिक फंक्शन वो किसका है? स्टोर ऑफ वैल्यू का। नेक्स्ट क्या है? देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल। यहां पे ध्यान रखना क्या दे रखा है कि इफेक्ट ऑफ द राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है कि इट विल लीड टू राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि राइज इन वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा दे रखा है इट विल लीड टू राइज इन डिमांड ऑफ मनी। तो ध्यान से देखना कि जब भी प्राइस बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि जो डिमांड फॉर मनी है ये होगा इट विल, ना कि राइज इन वैल्यू ऑफ मनी। मनी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। ओनली जो क्यू है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। उस दिन मैं लाइव क्लासेस भी कराती हूँ तो बहुत से बच्चे कह रहे थे मैम सिर्फ M1 कराइए, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था सीबीएसई है, कुछ भी कर सकता है वो, इसीलिए आप लोग फॉर्मूले जो है M1 M2 M3 M4 सारे करके जाओ। क्योंकि देखिए यहाँ पूछ रहे कौन सा फॉर्मूला गलत है। आपने सिर्फ M1 क्या होता है आपको क्या पता कि M2 का फॉर्मूला क्या है, M3 का फॉर्मूला क्या है, M4 का फॉर्मूला है, तो कैसे जज करोगे कि भैया इसमें से कौन सा गलत है? फॉर्मूले मैं फिर भी बोल रही हूँ कि M2 M3 M4 वो भी करके जाओ। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो M1 का करेंसी नेट डिमांड, ये तो ठीक है बिल्कुल। M2 में M1 और सेविंग, ये भी ठीक है। M3 के अंदर M2 दे रखा है, जी नहीं M2 बिल्कुल भी नहीं आता इसमें। कह रहा है कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड का सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि विच ऑफ द फॉर्मूला इज ट्रू अबाउट द रेवेन्यू रिसीप्ट। देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट में आता क्या है, हमने बताया था कि रेवेन्यू रिसीप्ट कौन सा होता है कि नेदर रिसीप्ट हुआ है लेकिन नेदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी नहीं बढ़ी, ठीक है, हमारी लाइबिलिटी नहीं बढ़ी, नॉर डिक्रीज इन एसेट्स, हमारे जो है एसेट्स में भी कोई कमी नहीं आई और ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़ी, फिर भी हमारे पास पैसे आए, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट। तो इसमें कह रहा है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है रेवेन्यू रिसीट के बारे में। कह रहा है कि नॉन रिकरिंग नेचर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रेवेन्यू होता है इनकम वो हमारा बार बार होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, ये गलत है। कह रहा है मे क्रिएट कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, अभी हमने कहा कि भैया लाइबिलिटी नहीं बढ़ाएगी, तो ये तो भी बिल्कुल गलत है। कह रहा है डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यस ये ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं कि इंक्लूड लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट, तो लोन कैसे आएगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारा फोर्थ का भी आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट है कि इन 2021 गवर्नमेंट सेड दैट, गवर्नमेंट कह रहे हैं कि डिस्पाइट द करंट रिसोर्स करंचीज होने के बावजूद इट हैड डिसाइडेड टू हाइक इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको पता ही होगा कि वो खर्चे या तो सरकार के क्या होते हैं, एसेट्स बनते हैं। कौन से खर्चे हैं? या तो एसेट्स बढ़ेंगी या लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, इस तरह के खर्चों को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें कह रहा है कि डिसाइडेड टू हाइक द कैपिटल एक्सपेंडिचर 34.5, तो कौन सा इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ? देख लेते हैं। इंक्रीज इन सैलरी, देखिए सैलरी जो है गवर्नमेंट का वो कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, रिकरिंग नेचर का बार बार है। रीपेमेंट ऑफ माउंटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी इसके अंदर नहीं आता है। पेइंग पेंडिंग पेंशन, पेंशंस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, वो रेवेन्यू का पार्ट है। कह रहा है कि रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यस डी जो है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आते हैं, रोड आती है, रेलवेज आते हैं, तो ये सब सरकार की क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सरकार के पास एसेट्स बढ़ रही है। तो इसमें बस वही चीज है
अगर जिसको डेफिनेशन आता हो तो कहीं पे बच्चा फंसेगा नहीं, तो अच्छे से डेफिनेशन को जरूर करना। देखिए क्वेश्चन जितना मर्जी घुमा दे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो कहीं से कुछ भी आ जाए आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पेपर के बाद मैं फिर से बोलूंगी, किसी भी टॉपिक में फिर भी आपको प्रॉब्लम हो, रात का टाइम आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, जितने भी प्रॉब्लम है, डाउट्स आप मुझे बता सकते हैं, मैं सारे के रिप्लाई आपको करूंगी। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। तो आपको पहले फिस्कल डेफिसिट का मतलब पता होना चाहिए। दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू और फिस्कल। देखिए रेवेन्यू के अंदर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट को लेते हैं, लेकिन फिस्कल में टोटल रेवेन्यू और सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट को लेते हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमारा 6th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन जो है मतलब हेल्प कर सकता है फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने में। कह रहा है इंक्रीजिंग सब्सिडीज। भैया सब्सिडीज बढ़ाओगे तो कहां से हमारा फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस होगा। इंक्रीजिंग पीएसओ प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, इंप्रूविंग पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स में फिर से खर्चा करेंगे तो खर्चा होगा ना, इनकम थोड़ी आएगी। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, डिक्रीजिंग द बर्डन। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है 6th का बी, इंक्रीजिंग द पीएसयू। पीएसयू प्रॉफिट मतलब सरकार के पब्लिक अंडर सेक्टर जो होते हैं, सेक्टर अंडरटेकिंग, इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट घटेगा। तो 6 का हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला क्या है कि डेबिटेड है, दूसरा कैपिटल अकाउंट है। तो ये दो वर्ड आपको पहले क्वेश्चन को सीधा हमें क्या करना है, आसान करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ के हमें इजी करना है, फिर हमें आंसर की तरफ भागना है। क्वेश्चन को बिना पढ़े आप लोग आंसर को देखोगे कुछ नहीं समझ में आना। इसीलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाए, क्योंकि मेरा एम क्या क्वेश्चन को समझाने की है। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी, अब ध्यान रखना, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड। डेबिटेड मतलब क्या, और कौन सा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमको पता है करंट अकाउंट आता है, कैपिटल तो यहाँ पे कौन सा है, कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है। डेबिटेड का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है। सबसे पहले देखिए कैपिटल अकाउंट है तो हमारे क्या होंगे, एसेट्स या लाइबिलिटी का इफेक्ट होगा, वो चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा आउटफ्लो रहा। आउटफ्लो मतलब कि हमारे पास फॉरेन करेंसी जा रहा है, पैसा जा रहा है, सिर्फ ये बात देखना है। तो अब देखते हैं कौन सा इसका होगा। कह रहा है कि एक इंडियन वुमेन है, उसने बाई कर ली चाइनीज कंपनी। अब चाइनीज कंपनी खरीदी है तो भैया कंपनी इंडिया के पास क्या आया, एसेट्स आया। किसी कंपनी खरीदी है, बिल्कुल सही, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में आएगा। और आपने खरीदी है तो सीधी सी बात है, उसको पेमेंट करोगे ना तो आपके पास से तो पैसा जाएगा। यस, दिस इज द आउटफ्लो। अब दूसरा भी देख लेते हैं क्या और भी। कह रहा है इंडियन वुमेन सेंडिंग रेमिटेंस फ्रॉम होम। ये बिल्कुल नहीं है। अमेरिकन कंपनी बाइंग शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, वो तो भैया अमेरिकन कंपनी ने खरीदा है तो हमारा जो है इंडियन कंपनी को, तो वो डेबिटेड नहीं होगा, बल्कि वो तो पैसा आया है। तो इसका सही आंसर 7th का हो गया ए। क्यों ए है आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में देखिए चाइनीज कंपनी किसने खरीदा है, इंडियन वुमेन ने खरीदा है। इंडियन वुमेन यानी कि इंडिया ने खरीदा है, तो इंडिया के पास क्या आया, एसेट्स आया, और क्या गया, पैसा गया। तो उसने बोला ना कि उसका बताना है कि जो आउटफ्लो पैसा गया और एसेट्स हमारे पास आया, तो इसीलिए 7th उसका ए आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को इजी करना है, समझना है, फिर हमें ऑप्शन को देखना है। अब कह रहा है 8th की 2020 में इंडिया परचेजिंग पावर जो पैरिटी है वो 22 नेशनल करेंसी यूनिट, यानी कि नेशनल करेंसी रुपीज की बात हो रही है, पर यूएस डॉलर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसका हम कह रहे हैं व्हाट डज द मीन। तो 8th क्वेश्चन जो कह रहा है इसका मतलब क्या कह रहा है कि गुड्स दैट कैन बी बाउड, खरीद सकते हैं फॉर $1 इन द यूएसए। यूएसए के $1 है, वो रिक्वायर्ड टू 22 रुपीज इन इंडिया। किसका मतलब है कि जो चीज यूएस में आपको $1 मिल रहा है, आपको इंडिया में खरीदने के लिए 22 रुपए की जरूरत होगी। क्या ये बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा ही पढ़ लेते हैं, कह रहे गुड्स इन इंडिया दैट कैन बी बॉट फॉर $1 which require $22 in US। इसका मतलब नहीं है, क्योंकि लिखा नहीं इंडियाज परचेजिंग पावर पैरिटी वाज 22 नेशनल करेंसी यूनिट। 22 रुपए जो है इंडिया की बात हो रही है यूएस पर यूएस डॉलर के। इसका मतलब है कि गुड्स दैट कैन बी बॉट फॉर $1, जो कि $1 यूएस में खरीदोगे उसके लिए आपको इंडिया रुपीज 22 रुपए देनी पड़ेगी। दैट इज इंडियाज परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि 8th का हमारा आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है इन द 20th सेंचुरी अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया हैड एन एक्सपोर्ट सरप्लस। कल भी मैंने बताया था इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस था, क्योंकि हम लोग प्राइमरी जो भी हमारा रॉ मटेरियल्स तो बहुत ज्यादा हम ब्रिटेन जाता था, इसलिए हमारा क्या था, एक्सपोर्ट सरप्लस था। बिल्कुल सही है। वेयर वाज द सरप्लस यूज्ड, अब इस सरप्लस को यूज कहां पे किया जाता था ये आपको बताना। चलिए एक एक करके देखते हैं कि टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स इन इंडस्ट्री इन इंडिया, बिल्कुल भी नहीं। टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, जी नहीं। टू मीट ऑफिशियल एंड वॉर एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश, यस, ये जो ऑफिशियल खर्चे और जो वॉर एक्सपेंस होता था उस पैसे से ये लोग ये काम करते थे। नेक्स्ट है 10th की, द कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड नो सिंसियर अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ये हम लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़ चुके हैं।
कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे कभी भी उन्होंने कोशिश की नहीं कि इंडिया से कैपिटल पर कैपिटल इनकम को जाना जाए। बट मोस्ट स्टडी फाउंड दैट इंडियाज नेशनल इनकम ग्रोथ इन द प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले एरा वाज डैश पर कैपिटल इनकम, ये पर कैपिटल इनकम ना, एरा वाज पर कैपिटल इनकम ग्रोथ एंड वाज ग्रोथ वाज दैट, कि हमारे जो नेशनल इनकम ग्रोथ थी प्री इंडिपेंडेंस वो कितनी थी और पर कैपिटल इनकम कितनी थी। इसका आंसर है हमारा डी, कि अगर हम बात करें कि नेशनल इनकम की लेस देन 2% और क्लोज टू 0.5%, 0.5 आप लोगों ने बुक में देखा होगा, तो 10th का हमारा आंसर हो गया डी। जिसमें ज्यादा समझाना नहीं, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जो फिगर्स है वो हमें पता ही एनसीईआरटी बुक में आप लोगों ने पहले से लर्न किए, इसके मैंने एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। नेक्स्ट कह अंडर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड सिस्टम द जमींदार ड्यू टू द स्टेट वर फिक्स, लिखा है द जमींदार ड्यू टू द स्टेट वर फिक्स, व्हाट डिड मींस बाय द फॉर द कल्टीवेटर्स, में कल्टीवेटर का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का पूछ रहा है कि दे रिसीव इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जी नहीं, कह रहा दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड फोर्स्ड टू पे रेंट रिगार्डलेस ऑफ प्रोड्यूस, यस, कि दे वर एक्सप्लॉइटेड, जो ये लोग थे हमारे कल्टीवेटर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था रेंट देने के लिए, उनको प्रोड्यूसिंग से कोई मतलब नहीं, चाहे उनका प्रोडक्शन जितना मर्जी हो नहीं हो, इस चीज से उनका कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट कहते हैं टू स्टेटमेंट गिवन अबाउट द चेंज इन इंडिया स्ट्रक्चरल कंपोजिशन द पीरियड 1950 से 1990 के बीच में। तो अब आपको पहला दे रखा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर द जीडीपी वाज द हाईएस्ट, सही है कि इन दिस बिगिनिंग में तो ऐसा ही हुआ कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो जीडीपी का हाईएस्ट था, बिल्कुल से कोई मना नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड टू फर्दर इंक्रीज इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, यानी कि 50 से लेकर 1990 तक एंड तक जो जीडीपी का में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होता गया, जी नहीं इंक्रीज नहीं हुआ, बाय द टाइम धीरे धीरे डिक्रीज हुआ। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, जो फर्स्ट हमारा ठीक है। तो इसमें हमारा 12th का आंसर क्या हुआ, ओनली पी जो है वो सही है स्टेटमेंट है। Which of the following statement about the land selling policy is true, इसमें बच्चे फंसेंगे क्योंकि आपको लगा रहा है सारे तो स्टेटमेंट ठीक बोल रहे हैं, तो आपको ध्यान से समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। कह रहा है इसमें कि इट्स लेड टू इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसा नहीं हुआ था, सोचा क्या था बट ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं था। मैनी लैंडलॉर्ड्स वर एबल टू एस्केप द लेजिस्लेशन, यस यही हुआ था, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे, मैंने बताया था ना कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम, अपनी वाइफ के नाम, बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिया था, और लैंड सेलिंग की जो एम था कि एक पर्सन के पास मैक्सिमम इससे ज्यादा लैंड नहीं होना चाहिए, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत सारे लोग से बच गए। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, इससे भी बेस्ट ऑप्शन है, हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन वाज चैलेंज्ड बाय स्मॉल टेनेंट्स, स्मॉल टेनेंट्स ने नहीं किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि वो सक्सेसफुल इन केरला वेस्ट बिकॉज इट मेट नो रजिस्टर तो हर जगह हुआ था। तो इसका सही जो है, हमेशा देखो बेस्ट को लेकर हमें को चलना है, ठीक है। आपको बहुत बार लगता होगा कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, जैसे कल मैंने बच्चों को ऑप्शन दिया था कि चलिए बताइए कि महालोनोबिस प्लान होगा सेकंड का या इंडस्ट्री प्लान होगा, और मैंने आंसर बता के फिर मैंने फंसा भी दिया था बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मेरे इसका तो इंडस्ट्री प्लान होना चाहिए क्योंकि सेकंड ईयर प्लान में वो बेसिकली हमने इंडस्ट्री, मैंने कहा यस इंडस्ट्री को फोकस किया था, हमको पता है, लेकिन ये जो ड्राफ्ट किया गया था महालोनोबिस के द्वारा क्या था, उनकी मॉडल पे बेस्ड था, उन्हीं ने पूरा इसको काम किया, तो इसी को इसीलिए इसको महालोनोबिस प्लान के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे पास अगर महालोनोबिस नहीं ऑप्शन में होता तो हमारा इंडस्ट्री होता, लेकिन मैंने कहा ना हमेशा बेस्ट वन जो होता है हमें उसको लेकर चलना होता है। आई होप 13 के तक हमारा हो गया। अब हम लोग 14 पे आते चलिए। यार देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो मार्क एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है, इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ हाउ द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केयर लैंड रिसोर्स कैन बी इंक्रीज विद इंप्रूव्ड इरिगेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एग्जांपल है कैसे आप लोग, अगर आपके पास जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी के पास स्केयर लैंड है यानी कि कम लैंड है, तो भी हम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। यस बिल्कुल सही है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन उसमें ऐसे बताया गया था। दूसरा कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन देन वर पॉसिबल अर्ली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रीन रेवोल्यूशन कारण वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो यस दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और जो असर्शन है उसको रीजन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। इसका आंसर हमारा सी बनता है कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड, और जो ना कि रीजन जो है पूरी तरह से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो 14 का हमारा सी। नेक्स्ट हम लोग 15 पे आते हैं। कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ टैरिफ पॉलिसी वर नीडेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद किस टैरिफ पॉलिसी की जरूरत थी ताकि जो हमारा फॉरेन कंपटीशन है उसको कम किया जा सके। लो टैरिफ, भैया लो टैरिफ क्यों करेंगे, लो इंपोर्ट। तो इसका सही आंसर 15 का, हम लोग टाइम बिना वेस्ट के जो चीज जल्द आसान है उसको करते हैं कि हाई टैरिफ लगाया गया, टैरिफ लगेगी अपने आप क्या होगा, जो इंपोर्ट है वो कम होगा, और इंपोर्ट कम करना ही तो हमारा एम था ताकि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर गुड्स है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बिक सके।
नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखो कि मनु इज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर हु हैज ट्रैवल बिटवीन हिज विलेज एंड नियर सिटी बाय इन सर्च ऑफ वर्क। व्हेन ही इज हायर्ड, जब उसे हायर कर लिया जाता है, ही गेट्स 10 से 15 डेज के लिए उसे काम मिल जाता है। आफ्टर दैट ही इज अनएम्प्लॉयड अगेन, और दोबारा से फिर वो अनएम्प्लॉयड हो गया। व्हाट कैटेगरीज ऑफ पुअर डज द केम अंडर? क्रॉनिक, चर्निंग, ट्रांजिस्ट, ओकेजनली। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा, 16 का हमारा आंसर ए। जैसे मैं इसको क्रॉनिक बोलूंगी, बच्चे कहेंगे मैम ए क्यों? ए में तो हमेशा पुअर होता है, यहाँ पे 10-15 दिन काम मिला है। देखिए, अगर आप लोगों ने बुक में देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो क्रॉनिक पुअर है, मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि अच्छे से देखो, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी। क्रॉनिक पुअर के अंदर देखो 2 भाग में, एक ऑलवेज पुअर कि जो भैया हमेशा ही पुअर रहता है पॉवर्टी लाइन से, एक यूजुअली समटाइम वो ऊपर भी आ जाता है, जिसको 10 से 15 दिन के लिए ही काम मिल रहा है। देख रहे हो आपको? तो इसीलिए क्रॉनिक पुअर के अंदर ये आएगा। ये यूजुअली पुअर है, और यूजुअली पुअर और ऑलवेज पुअर दोनों मिलकर क्या बनता है? क्रॉनिक पुअर बनता है। आई होप समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द ब्रिटिश राज इंपैक्ट द इंडियन इकोनॉमी ऑफ द मोस्ट? कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, किस तरह से ब्रिटिश राज ने इंपैक्ट किया इंडियन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा? पहला तरीका, ब्रिटिश मेड एन एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ क्लोथ्स दैट लेड टू द लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे बाय द ब्रिटिश प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर द मैनी नेशंस। बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटिश एक्सपैंड देयर आर्मी विथ इंडियन सीपॉय एंड फाउट इन, ये भी नहीं है। द ब्रिटिश प्रोवाइड टैक्स कंसेशन, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था उन्होंने ऐसे। तो ये इसका सही आंसर है कि द ब्रिटिश मेड इंडिया एज एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ क्लोथ्स दैट लेड टू द लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट 18th कह रहा है कि देयर आर 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, मार्क असर्शन और रीजन। फटाफट पढ़ना है। पहला कह रहा है कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट हैव फेल्ड इन रिड्यूसिंग लेवल ऑफ पॉवर्टी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो ये तो सही बोल, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को एफर्ट है जो कोशिश की गई थी ताकि जो रिड्यूसिंग कम किया जाए। द कैपिटल पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैज स्टीडली डिक्लाइन इन रूरल एरिया ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। हमारा इसका आंसर हो गया एसेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आयत है, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट? हु रिसीव्ड, यहाँ पे देखना, हु हैज रिसीव्ड द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है 19 में। पहला कह रहा है कि नर्स क्लिनिक हु इज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, बुरे हेल्थ का जाते एब्सेंट रहती है, ये तो हुआ ही नहीं। 12 साल का कह रहा है 12 years ओल्ड हु हेल्प हर मदर इन कंस्ट्रक्शन वर्क, ये भी नहीं हुआ क्योंकि ह्यूमन कैपिटल कहां से वो कर रहा है। 10th पास हु वर्क एज अ स्टोर मैनेजर इन मॉल, और डी दे रखा है कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हु वर्क एट अ कॉल सेंटर। तो जो 19 का है डी सही है। नेक्स्ट कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल सबसे जो करेक्ट है डिफरेंस वो कौन सा है? तो ये आपको सबसे देखिए यहाँ पे देखा है कि फिजिकल कैपिटल कैन बी सोल्ड, जो फिजिकल कैपिटल है कैन बी सोल्ड, बट ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड। फिजिकल कैपिटल लैंड बिल्डिंग हम उसको बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। क्या ह्यूमन कैपिटल भैया अब वो दास प्रथा वाला पूरा खत्म हो चुका है। पहले जो लोग खरीदे जाते थे बेचे जाते थे, अब ह्यूमन कैपिटल नहीं खरीदे बेचे जा सकते। फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, जो फिजिकल कैपिटल है क्या उसके ओनर सेपरेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वाइल ह्यूमन कैपिटल कैन। तो ये जो है सबसे सही डिफरेंस है, तो हमारा 20th का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट आते हैं कि इंडिया फेस एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। हमें पता है इंडिया एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट है। इवन दो द नंबर ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल्स रेडी फॉर जॉब, कह रहा है इवन दो द नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडिविजुअल्स रेडी फॉर जॉब हैज इंक्रीज्ड, दे आर अनएम्प्लॉयड, फिर भी वो जॉब लेस है। आखिर क्यों है? इसका रीजन वही है, द सप्लाई ऑफ लेबर इज मच हायर देन द डिमांड। क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर साल इतने बंदे ग्रेजुएट हो जाते हैं, सप्लाई जो है बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली डिमांड के कारण, जिसके कारण लोग जॉबलेस या अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। नेक्स्ट है 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट टुवर्ड्स लिबरेशन? लिबरेशन के लिए सरकार ने कौन से स्टेटमेंट को उठाया है? तो इसमें आपको दे रखा है कि यहाँ पहला कि लिविंग द हाई टैरिफ टू डिस्करेज इंपोर्ट एंड प्रमोटिंग द कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट हमारा जो 22 का है devaluation of rupees to increase the inflow of foreign। तो यहाँ पे देखा है स्टेटमेंट करेक्ट एक्शन में गवर्नमेंट टुवर्ड द लिबरेशन, तो ये ठीक है कि डिवैल्यूएशन कराता रुपीज टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है कि आर अलाउइंग ऑफ प्राइवेट बैंक्स बनाए थ्रू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंट टू आरबीआई रिस्ट्रिक्शन। और नेक्स्ट है फिक्सिंग प्राइस ऑफ सर्टेन। तो लिबरेशन के अंदर सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे? तो इसका आंसर है आपका क्यू और आर। तो देखो क्यू और आर किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज अडॉप्टेड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट? विच ऑफ द पॉलिसी वर अडॉप्टेड?
कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट किया गया टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट के अंदर? तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी वो रिमूव, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हमने खत्म कर दिया, इंपोर्ट लाइसेंस हमने एबॉलिश कर दिया, द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स रिड्यूस, द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट FII वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो इसमें कह रहा है व्हिच द फॉलोइंग पॉलिसी वर अडॉप्टेड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स। तो इसका मतलब है 23rd का हमारा हो जाएगा ए, कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज था वो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द रोल ऑफ द WTO। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल, कौन सा इसमें आता है अंडर द रोल ऑफ WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसमें से कौन सा रोल उनका आ रहा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। तो पहला कह रहा है कि सेटिंग द लिमिट्स ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, mandating the level of tax levied on foreign firms in developing countries, aiding the development of poor countries by providing infrastructure investment, and providing a platform for member countries to decide future tariff related strategy। तो 24वें का जो हमारा आंसर है वो डी है, कि ये जो WTO का किसमें कौन सा जो रूल आ रहा है कि प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म देता है मेंबर कंट्रीज को टू डिसाइड फ्यूचर टैरिफ रिलेटेड स्ट्रेटजी। तो 24 का हमारा डी आंसर है। 25 कह रहा है assuming all other variables remain constant, सारे वेरिएबल्स अदर कांस्टेंट है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है मनी जो है एक हाथों से मतलब ज्यादा तेजी से फ्लो कर रही है, यानी कि पर्सन टू पर्सन, एक हाथ से दूसरे हाथ में बहुत ज्यादा तेजी से जा रही है। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है यानी कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, वेलोसिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मनी, मतलब नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा हो रहे हैं। ये आप समझ के क्वेश्चन कीजिए। तो अब 25th में कह रहा है इसका क्या हमारा होगा। तो इसका मतलब है कि एज्यूम करो ऑल वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, व्हाट विल द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा ऑफ इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी वेलोसिटी इंक्रीज होने का क्या इफेक्ट होगा, कि इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी, जो वेलोसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्या और ज्यादा इंक्रीज करेंगे ट्रांजैक्शन? बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो पहले तो स्पेकुलेटिव को हटा देते हैं, स्पेकुलेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि ट्रांजैक्टिव की बात हो रही है, जब भी वेलोसिटी ऑफ मनी तो ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। तो अब पहले से इंक्रीज है, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे ट्रांजैक्शन को, डिमांड ऑफ मनी को, ताकि जो वेलोसिटी है वो कम हो जाए। लोग बहुत ज्यादा मनी की क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मैं आपको बेच रही हूँ, आप उसको बेच रहे हो, उसको बेच रहे हो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहे, तो अब उसको कंट्रोल करने क्या करेंगे, डिक्रीज करना पड़ेगा ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी। ठीक है। 25th का हमारा बी। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यार विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, कौन से एक्शन लेगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द कंट्री, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन सा हमारे पास ऑप्शन है। पहले डिक्रीजिंग द रेपो रेट, रेपो रेट को कम कर देगी, बैंक रेट को कम कर देगी, इंक्रीजिंग रिवर्स रेपो रेट ये बिल्कुल नहीं करेगी, सेलिंग द बॉन्ड्स ये भी नहीं करेगी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 2 ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है कि रेपो रेट और बैंक रेट। आपको रहेगा कि भैया दोनों ही आंसर ठीक है, क्योंकि रेपो रेट और बैंक रेट में क्या होता है, देखिए जिस रेट पर देश का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन एडवांस देता है, 2 पर्पज, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आपको बताया था, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें क्या है कि सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द कंट्री, मनी सप्लाई को बढ़ाना है। तो आपको लगेगा कि ठीक है रेपो रेट भी बैंक रेट पे, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन हमें चूज करना है, हमको ए और बी ऑप्शन नहीं दे रखा है। मैंने हमेशा बोला है, कई बार 2 बार हमें लगता है कि हमें ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, उस कंडीशन में आपको बेस्ट वन को लेना है कि डायरेक्ट कौन सा इफेक्ट करेगा, समझे, डायरेक्टली जो है मनी सप्लाई कौन इफेक्ट करेगा। तो हमारा इसीलिए 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर हमारे पास ए और बी दोनों होते, मतलब अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता जिसमें ए और बी दोनों होता, तो फिर हमारे लिए बेस्ट वो होता। लेकिन अभी हमें रेपो रेट और बैंक रेट में सेलेक्ट करना है कि कौन जो है ज्यादा इफेक्टिवली मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर बैंक रेट हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में भी आते हैं। कह रहा है कि इफ द रिजर्व रेशियो इज 20%, रिजर्व रेशियो में पता ही कौन सा है, 20% है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल रिजर्व आफ्टर एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ। कह रहा है कि इफ द रिवर्स, जो हमारा रिजर्व रेशियो 20% है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल रिजर्व आफ्टर एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 200। तो ठीक है, इनिशियल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में 1 में LRR। तो हमारे इनिशियल डिपॉजिट कितने, 200, इनटू में LR कितना दे रखा, देखिए 20% है, मैंने कहा 20%, नीचे 100 आ गया, तो 0 काट दो, यानी कि क्या हो सकता, 0.2, नीचे लिखा दो 0.2, ऊपर चला गया, ये हट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कितना आ गया 1000। तो हमारा आंसर 27 का क्या हो गया, सी। बस सिंपल से ही फॉर्मूला यूज करना था हमको।
नेक्स्ट है कि क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल मेजर्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी बिकॉज दे आर नॉट रियली अ मेथड ऑफ पेमेंट बट अ मेथड ऑफ डेफरिंग पेमेंट। यानी कि क्रेडिट कार्ड में होता है ना कि इमीडिएट हम पे नहीं करते, डेफरिंग हम बाद में उसकी पेमेंट करते हैं। हम अभी शॉपिंग कर लेते हैं, अभी हम खाना खा लेते हैं, अभी जो भी काम है हम कर लेते हैं, बट हम इमीडिएट हमारे अकाउंट से पैसा नहीं जाता, उसकी पेमेंट एक पर्टिकुलर साइकिल होता है, उसके बाद हमको करनी पड़ती है। तो कह रहे हैं मेथड ऑफ डेफरिंग पेमेंट बाद में टाल देते हैं। व्हेन यू बाय अ मील विद अ क्रेडिट कार्ड, हम मान लीजिए कोई भी हमने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खाना खरीदा है, द बैंक दैट इशू द कार्ड पे द रेस्टोरेंट फॉर रेस्टोरेंट द अमाउंट दैट इज ड्यू एट अ लेटर डेट यू विल हैव टू रिपे द बैंक परहैप्स विद इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है, हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, पर्टिकुलर हमारा साइकिल होता है, उसमें हमको इंटरेस्ट के साथ जो भी हमें पेमेंट करना पड़ता है। फॉर दिस, इसके लिए यू माइट यूज द मनी योर डिमांड डिपॉजिट फॉर दिस, कह रहा है ना, एंड मनी इज इंक्लूडेड इन द इकोनॉमी स्टॉक ऑफ द मनी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन विद इंक्रीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड द इकोनॉमी। कह रहा है मान लो ज्यादा से लोग यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन के लिए, लेन देन के लिए, अपने खर्चों के लिए, तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मनी डिमांड, या डिक्रीज हो जाएगी मनी डिमांड। तो इसमें आप सोचिए कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो सीधी सी बात है हमें क्या होगा, हम मनी की डिमांड कम कर देंगे। हम अपने वॉलेट में लेके या अपने पर्स में लेके पैसे घूमेंगे नहीं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे, जो भी खाना लेना होगा, शॉपिंग करना होगा, तब हमें क्या कैश अपने पास ज्यादा होल्ड करने की जरूरत होगी, नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं है? तो मनी सप्लाई तो खैर कोई मतलब ही नहीं बना। तो कह रहा है इसमें क्या होगा, डिक्रीज इन मनी डिमांड। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज इन मनी डिमांड, मनी के लोग डिमांड कम करेंगे, क्योंकि हमें आज के खर्चे हमें एक महीने के बाद या जो भी आपका टाइम पीरियड क्रेडिट कार्ड देती है उसके बाद हमें पेमेंट करना, तो हमें ज्यादा पैसा होल्ड करने की जरूरत क्यों है, ज्यादा पैसा हमें मनी डिमांड करने की जरूरत क्यों है। तो मनी सब क्या हो जाएगा, ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो डिक्रीज इन मनी डिमांड। ठीक है, चलिए 29th में कह रहा है कि अ बैंक रन अकर विद अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ अ बैंक विथड्रॉ देयर डिपॉजिट साइमल्टेनियसली। कह रहा है बैंक रन अकर्स व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ अ बैंक विथड्रॉ देयर डिपॉजिट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। दिस कैन कॉज अ बैंक टू बिकम इंसॉल्वेंट। इससे कारण बैंक इंसॉल्वेंट हो सकती है इफ दे कैन नॉट पे बैक ऑल द डिपॉजिटर्स। भैया पूछ रहा है कि क्या होगा, बैंक के पास मान लो जितने भी कस्टमर्स है एक साथ पैसा मांगने के लिए आ जाएंगे तो क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट दैट अबाउट द बैंक रन पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द बैंक मेक अ बैंक रन पॉसिबल। तो इसमें बता रहा है कौन सा ही हमको पता है, ध्यान से देखना आपको 29th क्वेश्चन में। अब आपको पता होगा कि बैंक जितना भी पैसा, मान ले कि 10 कस्टमर उसके पास, बैंक के पास जितना भी पैसा आता है, ठीक है, 10 कस्टमर ने 100 रुपए यानी कि मान लेते हैं कि 10 कस्टमर है, 100 रुपए यानी कि 1000 रुपए बैंक में जमा कराते हैं। ठीक, हमको पता है कि हमारे पर्टिकुलर रिजर्व अपने पास रखते हैं और बाकी मान लेते हैं हम क्या करते हैं, लोगों को लोन दे देते हैं। मान लीजिए 10% हमने रख लिया, 10% कितना हुआ इसका, 100 रुपए। 100 रुपए बैंक क्या करता है, अपने पास रख लेता है, बाकी का जो 900 है उसमें आगे क्या करता है, लोन एडवांस दूसरों को देता है। यही काम करता है ना, क्योंकि बैंक को लगता है कि भैया सारे कस्टमर एक साथ एक ही दिन में सारे पैसे तो विड्रॉ नहीं करेंगे ना, इसी सिस्टम से बैंक चलता है। तो कह रहा है कि दिस कॉज बैंक बिकम इंसॉल्वेंट इफ दे कैन नॉट पे बैक ऑल द डिपॉजिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट बैंक मेकअप रन पॉसिबल। तो इसका सही आंसर ध्यान से देखना क्या होगा। तो आपके पास इसी बैंक करता है, जो भी कस्टमर्स होते हैं जितना ही पैसा जमा कराते हैं, बैंक पर्टिकुलर डिपॉजिट अपने पास रख लेता है ताकि लोगों की लिक्विडिटी को पूरा कर सके। बाकी जो भी उसका 10% अपने पास है, 15% रखता है, बाकी रेस्ट अमाउंट क्या करता है, लोगों को लोन एडवांस दे देता है। तो अब कह रहा है कि भैया बैंक जो इस तरह के जो रूल्स फॉलो करता है, जिसके कारण बैंक तो इसमें कौन सा रूल पूछ रहा है कि बैंक होल्ड ओनली 15%, यहाँ पे 15 मैंने 10% बोला, यहाँ 15% कुछ भी रख सकते हैं, ऑफ द डिपॉजिट एज कैश, द रेस्ट ऑफ डिपॉजिट आर गिवन एज ए लोन। क्या इसके कारण बैंक फेल हो जाएगा, कोई सारे कस्टमर एक साथ बैंक में पैसे निकालने आ जाएंगे। या बैंक हैव टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू पर्सन इज हुज नेम चेक हैज बीन इशूड। ये कोई रीजन नहीं है। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर अ डिपॉजिट। नहीं, बैंक पे अमाउंट। तो मेन जो कह रहा है ना कि बैंक रन अकर विद अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विथड्रॉ देयर डिपॉजिट साइमल्टेनियसली। तो भैया बैंक जो इसके कारण बैंक क्या होगा, फंसेगा, क्योंकि बैंक क्या करता है, अपने पास एक पर्टिकुलर रिजर्व रखता है, बाकी सारा पैसा लोन उधार दे देता है। और कभी बाई चांस ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, कि सारे लोग एक साथ बैंक में पैसा लेने आ गए तो क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बैंक ने तो इसी से हमेशा सीखा है, भैया कुछ % अपने पास रखो, बाकी सारा पैसा दूसरे का लोन दे दो। तो ये जो सिस्टम है उसके कारण बैंक को। नेक्स्ट हम लोग 30 पे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स आई होप सबको पता ही होगा। मेडिसिन इंजेक्शन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है एक टाइम पे, क्योंकि उसका क्या होता है, इसको सभी लोग कलेक्टिवली एक साथ यूज कर सकते हैं। मेडिसिन इंजेक्शन कभी कभी एक साथ सभी लोग यूज नहीं कर सकते। बुक्स एंड स्टेशनरी, हाउस एंड फर्नीचर, ये तो प्राइवेट है। लॉ एंड ऑर्डर, दिस आर पब्लिक गुड्स।
चलिए नेक्स्ट कह रहा है देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, मेक एन असर्शन, रीजन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन कह रहा है कि हाई रेवेन्यू डेफिशिएट कैन कॉज इन्फ्लेशन ऑन द कंट्री। अगर हाई रेवेन्यू डेफिशिएट हो जाता है तो इसके कारण क्या होगा कि इन्फ्लेशन मतलब इन प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है कि राइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के खर्चे बढ़ जाएंगे, कैन कॉज राइज इन एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री। बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी तो लोग क्या करेंगे, उनके पास पैसे बचने लगेंगे, उन पैसों से लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। हम लोगों ने चीज को पहले भी मैक्रो में पढ़ा था, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर है असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेन भी इसको कर रहा है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 31 का 32, कंट्री एक्स हैज मोर इनफ्लो देन कंट्री वाई। कंट्री एक्स का ज्यादा इनफ्लो है देन कंट्री वाई, दो कंट्री एक्स और वाई दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू हैपन सच इन अ केस, क्या होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है सरप्लस ट्रेड, कह रहा है सरप्लस ट्रेड बैलेंस इन कंट्री वाई की कंट्री ट्रेड, सरप्लस ट्रेड बैलेंस इन कंट्री वाई के पास ज्यादा बैलेंस होगा, डेफिशिएट ट्रेड होगा, इसके पास राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री होगा। तो यहाँ पे समझो पहले क्या कह रहा है कि कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन, मोर इन्फ्लेशन समझते हो ना, ज्यादा प्राइस है, ज्यादा डिमांड है देन कंट्री वाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक टू बी, इसका मतलब ध्यान से समझिए कि राइज है ना, यानी कि इंपोर्ट, यहाँ पे ध्यान देखिए कि हमारी कंट्री एक्स है, कंट्री वाई है। यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पे कि राइज इन इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री वाई, राइज इन इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री वाई टू कंट्री एक्स, की जो कंट्री वाई का जो इंपोर्ट है वो क्या है, कंट्री एक्स से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन देखिए ज्यादा। इन्फ्लेशन क्या होगी कि जब किसी चीज की ज्यादा डिमांड हो जाती है, लेकिन तो हम क्या करें, राइज इन इंपोर्ट, ज्यादा हम चीज मंगा रहे हैं। तो 32वें का हमारा आंसर क्या हो गया, डी, राइज इन इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री वाई टू कंट्री एक्स। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसके कारण जी हमारे जो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी डोमेस्टिक करेंसी बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक करेंसी आपको मतलब पता ही है, तो यहाँ पे रीजन बता रखा है कौन कौन से वो सारे रीजन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि कौन से रीजन है। पहला क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या हमारी करेंसी की वैल्यू जो है एप्रिशिएट हो जाएगी। डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड घटने से। तीसरा कह रहा है कि इंक्रीज सप्लाई ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिशिएट मतलब कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, एप्रिशिएट होगी, कब कब होगी। तो पहला कह रहा है कि डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हमको पता है कि जब भी डिक्रीज होगी फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, डिक्रीज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, समझ में आए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो हमारा जो क्यू और आर है, यानी कि 33 का जो हमारा आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, पर इसको समझ भी लेते हैं कि क्यों रीजन है। यहाँ पे आपको देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे हमारी क्या है, सप्लाई है, और ये हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। आई होप आपको इसका पता होगा। यहाँ पे हमारे रेट्स आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से, अगर हमारी मान ले यहाँ पे कहना है कि डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, देखा डिक्रीज हो गई डिमांड, देखा डिमांड, अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। तो क्यों क्या कह रहा है कि डिक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो क्या होगा, दिख रहा है आपको, ये रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिखा आपको, रेट कम होगा, इसका मतलब है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, 33 में सी जो है, क्यू और आर एम बोला मैंने। दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर मान लो इंक्रीज कर देते सप्लाई, दिख रहा है आपको, अब एस से हमारा S1 हो गया। अब हमारा इक्विलिब्रियम कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। जब जब ये क्या होगा, ये रेट डिक्रीज होंगे तो हमारे क्या होगी, एप्रिसिएशन। अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने डिक्रीज, अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मान लो इंक्रीज डिमांड होगा तो उसको यहाँ पे कर देंगे। अभी इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, रेट बढ़ गया, रेट बढ़ेगा तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट नहीं होगी, डेप्रिशिएट होगी, इसीलिए क्यू इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेड दैट have intervened lately to arrest the rupees slide by the selling dollar on a large scale। ये तुम्हें दे रखा है कि सोर्स दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं है। कह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव न्यूज इज फॉल्स, इसमें कह रहा है कौन सा जो है इसमें अबव रिगार्डिंग इसके बारे में फॉल्स है, 34th क्वेश्चन में।
कह रहा है यहाँ पे द ट्रांजेक्शन अबव विल बी टर्म एज अ एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। हमें एकोमोडेटिंग पता है ना, ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग। कह रहा है कि ये है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड टू बी हैव इंटरवेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड कह रहे हैं कि इंटरवेंट लेटली टू अरेस्ट द पब्लिक स्लाइड बाय सेलिंग डॉलर ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े स्केल पे आपने देखा था ना, जैसे मैनेज डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम भी कहते हैं, कि देखते हैं कि दूसरी हमारी करेंसी बहुत ज्यादा गिर रही है, चलो भैया डॉलर को बेचने लग जाओ, बढ़ रही है तो खरीदने लग जाओ, वो मैनेज वाला वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है इसमें जो कौन सा कह रहा है कि इसमें जो फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट 34 की फॉल्स है, तो सी द वैल्यू ऑफ द रुपीज अगेंस्ट $1 मस्ट बी राइजिंग बिफोर द इंटरवेंशन। ये जो ये ना कि द वैल्यू ऑफ रुपीज अगेंस्ट $1 मस्ट बी राइजिंग बिफोर द इंटरवेंशन, तो ये गलत है। बाकी जो है ठीक है कि इसको ट्रांजेक्शन अबव विल बी टर्म एज एकोमोडेट, उसको एकोमोडेट करने के लिए द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ ₹1 मस्ट बी राइजिंग, क्या ना, द एक्सचेंज रेट फॉर ₹1 मस्ट बी राइजिंग बिफोर इंटरवेंशन, द ट्रांजेक्शन विल बी कैटेगराइज एज अ बिलो द लाइन आइटम, द बैलेंस ऑफ पेमेंट अबव द लाइन, वही तुम्हारा जो एकोमोडेटिंग वाला हमेशा अब बिलो द लाइन लिखते हैं ना, तो जब हमारे देश की करेंसी बहुत ज्यादा गिरने लगती है तो क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए, लेकिन बाय सेलिंग डॉलर ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे बेचने लगते, जो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा था, वही चीज यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट 35 पे आते हैं। लेट अस एज्यूम करो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज इज स्पेकुलेटेड टू राइज इन द कमिंग मंथ, ठीक है, दिस मे लेड टू द मैनी इन्वेस्टर होल्डिंग ऑन टू देयर रिजर्व ऑफ US डॉलर। वो तो सबको पता है, स्पेकुलेटिव मतलब क्या, सट्टाबाजी। जब हमें कोई भी चीज लगता है कि भाई आगे इसकी कीमत बढ़ने वाले, तो उसको हम होल्ड करके रख लेते हैं, ठीक है, जब कीमत महंगी होगी तब बेचेंगे। शेयर मार्केट भी तो यही है ना, हम शेयर मार्केट कोई बेचता है, कोई खरीदता है, कोई खरीदता किस उम्मीद से, भैया इसकी कीमत बढ़ने वाली है, इसकी कीमत बढ़ेगी तब मैं इसको बेचूंगा, तो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल दिस रिजल्ट इन, इसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो 35 में आपसे पूछ रहा है। तो अब देखते हैं पहला कि राइज इन डिमांड ऑफ US डॉलर, राइज इन डिमांड ऑफ US डॉलर, बिल्कुल सही है, कहना कि दिस मेड टू द होल्डिंग ऑफ रिजर्व ऑफ US डॉलर, होल्ड करे तो भी उसकी डिमांड सीधी सी बात है बढ़ जाएगी। दूसरा कह रहा है कि राइज इन सप्लाई ऑफ US डॉलर, सप्लाई कैसे बढ़ेगी, हमें उम्मीद है ना कि बढ़ने वाली है, इसकी कीमत बढ़ेगी तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे ना। देन एक्चुअल डेप्रिशिएट ऑफ, जब इस डिमांड US की बढ़ेगी तो हमारी जो करेंसी उसकी वैल्यू तो सीधी सी बात है डेप्रिशिएट होगी। फॉल इन डिमांड ऑफ इंडियन, तो बिल्कुल सही है, इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि P सही है, R सही है, S सही है, Q गलत है। तो अब देखते हैं कि PRS किस स्टेटमेंट में दे रखा है 35 के, तो हमें दे रखा है D में। यही मेन समझने वाली चीज है, बाकी जो इंडियन इकोनॉमी है वो तो रटने वाले तो कुछ खास है नहीं। अब यहाँ पे 36 क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिए कि इसमें क्या कह रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग डेटा ऑफ द गिवन कंट्री, द आइटम वैल्यू मिलियंस US डॉलर, एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट दे रखा है, नेट इनविजिबल, कह रहा है विच द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। ये देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स की बात हो रही है, ये गुड्स से ध्यान रखना, और नेट इनविजिबल आइटम्स है। अब कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स आते हैं, क्या अनफेवरेबल है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो देख लेते हैं 150 माइनस 200, ठीक बोल रहा है ये तो, माइनस का 50 आ गया ना भैया, ये तो ठीक बोल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द डेटा, ठीक है, उसमें और भी सारी चीजें आती है। नेक्स्ट हमारा है 36, देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिशिएट 30, करंट अकाउंट डेफिशिएट, देखिए करंट अकाउंट डेफिशिएट का मतलब क्या है, इतने से। अब करंट अकाउंट डेफिशिएट कह रहा है 30, यहाँ पे क्या मतलब इस बात का। अब यहाँ पे देखिए माइनस हमारा 50 क्या आ गया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया था। करंट अकाउंट में यहाँ पे क्या बोल रहा है, करंट अकाउंट, ध्यान से देखना आपको, द करंट अकाउंट डेफिशिएट $30 मिलियन, तो करंट अकाउंट में हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है, विजिबल गुड्स भी आते हैं, इनविजिबल भी आते हैं, बिल्कुल यूनिलेटरल भी आते हैं, यूनिलेटरल यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, बॉट हमारा माइनस का 50 है, देखा आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स, तो माइनस 50 आ गया। नेट इनविजिबल्स कितने हमारे 20 है, तो सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो माइनस का 30 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिशिएट, जो है हमारा डेफिशिएट यानी कि माइनस है 30। देयर इज अ कैपिटल अकाउंट सरप्लस, भैया कैपिटल अकाउंट यहाँ से कहाँ से आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं, एसेट्स और लाइब्रेरी, यहाँ पे तो गुड्स इनविजिबल्स ये सारे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से 36 का D जो है वो गलत है। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने जब लाइव क्लासेस किया था उसमें इस चीज को बहुत डिटेल में हम लोगों ने समझा था। चलिए अब हम लोग 37 पे आ गए।
कह रहे देयर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो मार्क असर्शन और रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप देख लोगे तो आपको पूरा ही जो चैप्टर है चाहे इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो पूरे अच्छे से कवर हो जाएंगे। मैं इसलिए डिटेल में बना रही हूँ लेकिन इस वीडियो से सारे चैप्टर के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वेज कनाल के स्टेब्लिशमेंट इंटेंसिफाइड ब्रिटेन कंट्रोल ओवर कंट्रीज फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल सही है ये तो। कह रहा है कि यूरोपियन नो लॉन्गर हैड टू ट्रैवल अराउंड अफ्रीका टू रीच इंडिया, पहले उन्हें क्या कहता है अफ्रीका जाना पड़ता था फिर इंडिया आने के लिए, लेकिन स्वेज कनाल से उनका जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो बिल्कुल सही, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेन भी करें। इंडियन इकोनॉमिक्स ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये फिगर्स पे डेटा पे बेस्ड है। कह रहा है देयर टू स्टेटमेंट फिर से दे रखा है, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन 1850, बिल्कुल ठीक है, विच कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, यस ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि द ब्रिटिश इंडिया हैज बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड वेल डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहे द ब्रिटिश हैड इन हैज बेस्ट इंटरेस्ट माइंड वेल डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये गलत है। ब्रिटेन ने इंडिया बेस्ट इंटरेस्ट था कि हमारा जो 38 है असर्शन ठीक है लेकिन फॉल्स है। कह रहा है इन द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड इन 905, इंडियन स्टार्टेड ditching Britain goods for the Indian products. Which of the following would have been likely impact of the movement? इस मूवमेंट पर किसने क्या इम्पैक्ट हुआ 39 में, अब से पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइज इन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। फॉल इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, यस ये हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट चला था, स्वदेशी अपनाएंगे तो इम्पोर्ट बाहर से विदेशी सामान को नहीं करेंगे। दूसरा राइज इन प्रोडक्शन इंडियन गुड्स, बिल्कुल सही, हम इंडियन गुड्स को प्रमोट करेंगे। राइज इन एक्सपोर्ट टैरिफ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसका आंसर यानी कि क्यू और आर, देखिए क्यू और आर जो किस स्टेटमेंट में हमें दे रखा है, तो क्यू और हमको सी में दे रखा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है देयर टू स्टेटमेंट गिवन, बोलो असर्शन और रीजन। असर्शन कह रहा है कि इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट एंटिटीज ओन रिसोर्स वेयर एज इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी रिसोर्स आर ओन बाय द स्टेट, तो ये सही बोल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें जो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी इट इज अज्यूम्ड दैट गवर्नमेंट नोज द एग्जैक्ट नीड्स ऑफ द पीपल, कि सोशलिस्ट इकोनॉमी लोगों को पता होता है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो 40th का हमारा डी हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे कि राजा गोपालचारी अ फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी कॉइंड द टर्म परमिट लाइसेंस राज, लाइसेंस राज परमिट टू कह रहा है ना एनकैप्सुलेट द पार्टीज फ्रस्ट्रेशन वाइल नेहरूज पॉलिसी, नेहरू की पॉलिसी कारण उनका कि भैया लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, जिसमें उन्होंने बड़े सारे लाइसेंस वगैरह लगा दिए थे। कि राइटिंग इन द मैगजीन स्वराज्य आई वॉन्ट टू करप्शन ऑफ द परमिट लाइसेंस राज टू गो, आई वॉन्ट real equal opportunity for all, no private monopolies created by the permit license raj. How were these private monopolies in ruling the corruption that C Rajagopalachari talks about? तो किसके बारे में बात करना, how were these private monopoly जो है किस तरह से जो करप्शन है वो कहते से बढ़ेगा, इसमें किसके बारे में राजा जो गोपालाचारी है वो बात कर रही है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि they led to the lobbying and personal benefit for the big industrial houses, कि जब लाइसेंस राज कर देंगे तो क्या होगा, बड़े बड़े जो हाउसेस उनके सरकार से अप्रोच होती है, भैया वो तो क्या करें पैसे खिला के किसी भी तरीके से पावर यूज करके वो तो परमिशन ले लेंगे, लेकिन जो लोग गरीब लोग हैं यानी कि जो भी फेयर काम करना चाहते हैं दिक्कत उनको होगी। इससे क्या होगी, कालाबाजारी या फिर गलत जो करप्शन है वो ज्यादा बढ़ेगा। दे कंटिन्यू टू फंक्शन इवन विद द रनिंग लॉसेस, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। दे एक्सप्लॉइटेड द पीपल ग्रॉसली इंक्रीज द प्राइस, दे कुड नॉट कम्पेट, तो ये बिल्कुल सही हो था कि दिस लेड टू द लॉबिंग, लॉबिंग बन जाएगा, लोग बड़े बड़े लोग आपस में लॉबी बना लेंगे। एंड पर्सनल बेनिफिट फॉर बिग इंडस्ट्री, बड़े बड़े जो हाउसेज है उनको क्या होगा, इसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा था ये जो लाइसेंस है वो इससे और ज्यादा करप्शन को बढ़ाएगा। नेक्स्ट 42 पे आए थे, कह रहे टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लेवल इन टाउन द कलेक्टर्स कंडक्ट द इन्फॉर्मर सर्वे दैट द कंपाइल ऑल हाउस होल्ड इनकम इन द एरिया यूजिंग द नेशनल पॉवर्टी लाइन एज अ रेफरेंस पॉइंट। She then calculated the number of poor. Based on this, she wanted to launch a number of welfare scheme. In what other ways could she have measured poverty so that could most beneficial welfare scheme was launched? क्या किस तरह से, मतलब कौन से बेसिकली मेथड्स पूछ रहा है इसको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि by calculating the head count ratio, by looking at health and education in, यहाँ पे कह रहा है by looking at health and education को देखना चाहिए। by dividing the poor into the further specific category, कोई मतलब ही नहीं है। by categories them as a employed and unemployed, तो यहाँ पे कह रहा है ना उसने estimate किया using the national poverty line as a reference point, then she calculated number of poor, कितने लोग गरीब है। based on this she wanted to launch a number of welfare scheme, उसके बेसिस पे बहुत सारे welfare scheme करेंगे। कह रहा है in what other way could she have measured poverty, और दूसरा कौन सा वे होना जिससे कि measure करे poverty so that the most beneficial welfare scheme were launched,
तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लुकिंग, 42 का आंसर क्या होगा, बी, कि बाय लुकिंग हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर, इसके बेसिस पे करेंगे तो शायद वो और ज्यादा वेलफेयर जो प्रोग्राम्स है उसको वो लॉन्च कर सकते थे। नेक्स्ट कह रहा है कि रिसेंटली स्टडीज ऑफ पॉवर्टी शो दैट कि लोअर कास्ट ऑफ इंडिया हैज द पुअरेस्ट 10% इन द कंट्री, every second person from the scheduled tribes and every third person from the scheduled caste are poor, कि हमारे इंडिया के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वो ज्यादा गरीब है। कह रहा है हर दूसरा बंदा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो गरीब है और हर तीसरा बंदा जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो गरीब है। एवरी सेकेंड एसटी, एवरी थर्ड दलित मुस्लिम इन इंडिया पुअर एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियली, यूएन रिपोर्ट ने 2019 में पब्लिश किया। The above line show that caste is an important determination of poverty. Which of the following statement of best describe how person's caste influence poverty? कि किस तरह से जो कास्टिज्म है वो गरीबी का एक बहुत बड़ी रीजन बन चुके भारत में। तो पहला कह रहा है कि लो कास्ट फेस सिस्टमेटिक पॉवर्टी लीडिंग टू लैक ऑफ एक्सेस ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज लाइक एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। लोअर कास्ट हैव वेरी हाई कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर रेट, ये बिल्कुल भी रीजन नहीं है। The Indian government has continuously ignored the lack of welfare scheme for the lower caste। ये भी नहीं, हमारे देश में आपको पता है जितने भी बेनिफिट्स सबसे पहले लोअर कास्ट को दिया जाता है, बल्कि इसमें तो जनरल लोग को गुस्सा भी आती है, फ्रस्ट्रेशन भी आती है, इतनी ज्यादा रिजर्वेशन उनके लिए कर दी गई, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। द पॉपुलेशन लोअर कास्ट इज मच हायर देन द अदर कास्ट, ये भी इसका रीजन नहीं है। 43 का सही वाजिब रीजन क्या है, ये कि लोअर कास्ट फेस सिस्टमेटिक पॉवर्टी लीडिंग टू लैक ऑफ एक्सेस टू द पब्लिक रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कि वो जो भी सरकार के द्वारा पॉलिसीज प्रोग्राम बनाए गए उनके पास एक्सेस नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनको वास्तव में अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है जो इतने सारे उनके पास अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि लिखा ना कि जो लोअर कास्ट सिस्टमेटिक पॉवर्टी लीडिंग टू लैक ऑफ एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक रिसोर्स पर उनकी पहुंच नहीं है, लाइक एम्प्लॉयमेंट उनके रिजर्वेशन, बट उनको ये चीज पता ही नहीं है। मान लो जो बहुत दूर दराज के एरिया में रहते हैं या अभी भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ये मेन रीजन है, सरकार कभी उनको इग्नोर नहीं करती, ये सारे जो रीजन है वो सारे गलत है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन पे हम लोग आए थे, 24th पे हम लोग आ गए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 12th 5-year प्लान ट्राई टू रेज इंडियाज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज हायर एजुकेशन, ये तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 44th का है, दूसरा कह रहा था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेट डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री, ये जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है अल्टीमेट डिसाइड करते हैं ग्रोथ, ये तो बिल्कुल सही। चाहे आपके पास पॉपुलेशन कितना, हमारे जो क्वालिटी क्या है पॉपुलेशन, इजराइल देख इतना छोटा सा देश है फिर भी इतनी तेजी से ग्रो करे, क्योंकि वहां पे जो भी पॉपुलेशन है, लोग है, वो क्वालिटेटिव है। तो ये जो है असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन 44th को कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एड मतलब सहायता होता है इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है। तो नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि एक्सपेंडिंग द लेबर मार्केट फॉर इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ जॉब, लेबर मार्केट को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग लार्ज इंडस्ट्री विथ मोर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रिएटिंग ओपन मार्केट विद इंक्रीज स्टेबिलिटी, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन द फैमिली। यस, तो ये जो है विच ऑफ फॉलोइंग कुड एड, सहायता कर सकता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। 45th का हमारा आंसर है डी, कि प्रमोटिंग जेंडर क्वालिटी इन द इक्वालिटी इन द फैमिली, जो फैमिली के अंदर जो जेंडर इक्वालिटी, लड़के लड़की का भेदभाव होता है उसको खत्म करके किया जा सकता है। 45th का डी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री, जो ग्लोबलाइजेशन है किस तरह से लोगों का जो स्टैंडर्ड है लिविंग का उसने इंप्रूव किया है। तो पहला आंसर है कि बाय ऑफरिंग मोर प्रोडक्ट टू इंक्रीजिंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, टू इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशन टू फैक्ट्री, बाय मेकिंग चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन। यस, लोगों का स्टैंडर्ड जो है, अब देखिए ध्यान से कि पहले जो मोबाइल फोन होते थे वो 50,000 कितने महंगे आते थे कि आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज स्मार्टफोन भैया हर कोई व्यक्ति, चाहे सब्जी वाला हो, रिक्शे वाला हो, रोड साइड का वेंडर हो, हर कोई लेके घूम रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि मेकिंग चीपर प्रोडक्ट। आज फोन जो है अच्छे से अच्छे फोन 8 से 10,000 रुपए मिल जाती है। क्यों हो गया? इतना कंपटीशन बढ़ गया है, जिसके कारण जो महंगी चीजें थी पहले अमीर लोग ही उसको इस्तेमाल कर पाते थे, आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको यूज कर पाते हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया जिसके कारण चीजें सस्ती मिलने लगी है, और सस्ती मिलने के कारण गरीब से गरीब लोग ले सकते हैं और इनसे उनका लाइफ स्टाइल इंप्रूव हुआ है। दिस इज द वाजिब आंसर जो हम कहेंगे वो इसी को कहेंगे। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट फिर से असर्शन रीजन दे रखा है कि डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज 1991 में जो रिवैल्यूएशन किया गया था इंडिया का रुपीज का, रिजल्टेड इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को इनफ्लो हुआ था। ठीक है, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज वाज स्टेप टू गेट टू द मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो हमारा डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपीज को डिवैल्यूट करने के कारण वाज अ स्टेप
टू गेट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हमारा इसमें जो 47th का हमारा आंसर है वो ए असर्शन ट्रू है, बट रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट है, देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, 47th का हमारा आंसर था ए यस। नेक्स्ट देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, मार्क असर्शन रीजन है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एज ब्रॉट अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म टू देम। ये जो हमने क्या ना कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आई होप सबको पता ही होगा कि जब सरकार क्या करती है कि अपने शेयर को प्राइवेट हाथों बेचने लगती है, तो अकाउंटिंग, क्योंकि आपको पता है कि भैया सरकारी क्षेत्र में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई आंसरेबल नहीं होता, तो ये सही है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, तो ये भी सही है। 48 का असर्शन रीजन दोनों ठीक है और उसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब 49th में क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 49th का क्वेश्चन है, आपको इसमें दे रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, नेट बोरोइंग, नेट इंटरेस्ट पेमेंट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब सबसे पूछने से पहले कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 49 का भैया कि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको कितना 100, चलिए, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या दे रखा है आपको। रेवेन्यू दो तरह के होते हैं, पता है आपको, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स 50 दे रखा है, नॉन टैक्स 15 दे रखा है, दोनों को ऐड कर दो 65। 100 में 65 गया 35 करोड़, तो 49 का हमारा आंसर क्या हुआ, C40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शो द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट विच क्या होता है। अब फिस्कल डेफिसिट में आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर आता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, याद आपको। तो यहाँ पे जो बोरोइंग होगा 50 का, जो बोरोइंग होता है यहाँ पे देखिए बोरोइंग कितना है 38, यही जो बोरोइंग है वो आपका क्या बन जाता है, फिस्कल डेफिसिट। तो देखिए 38 कितना दे रहा है, 50 का हमारा ये आंसर हो गया। व्हाट विल बी द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट के हमको हमेशा फिस्कल डेफिसिट निकालना पड़ता है, पता ही आपको। तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना आया था 38 करोड़, माइनस देख लेते इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, इंटरेस्ट 27 रुपए। तो अब माइनस कर दो, 38 में से 27 माइनस करोगे कितना आएगा 11 करोड़। 11 यानी 51, सी का हमारा आंसर क्या हो गया, 51 का सी। अब बस ये फॉर्मूला आपको तीनों याद करना है, इस पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करना है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू इसमें से कौन सा है। एक्साइज ड्यूटी भी है, ये भी नहीं, ये भी है, मतलब इसको नहीं लेंगे ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू को हमें लिखना है। सर्विस टैक्स भी है, नॉन टैक्स सर्विस, ये भी टैक्स रेवेन्यू है, ये भी टैक्स रेवेन्यू है, ये भी टैक्स रेवेन्यू। रिटर्न ऑन एसेट्स जो है ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू 51 का, इसलिए बी होगा, ये सब इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू पूछा है, ठीक है। ये दो तीनों क्या है, टैक्स रेवेन्यू। तो 52 का हमारा आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें से कौन सा फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से मैंने बताया आपको रेवेन्यू रिसीट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट लाइकली टू बी मेन कंट्रीब्यूटर द फिस्कल डेफिसिट इन दिस केस। कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा जो है मोस्ट लाइकली टू बी द मेन कंट्रीब्यूटर जो फिस्कल डेफिसिट का कारण होगा। हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाई कैपिटल रिसीट, लो इंटरेस्ट पेमेंट, हाई टैक्स। किसान पहले ही समझ में आ गया भैया, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है उसका फिस्कल डेफिसिट का, एक्सपेंडिचर में से इनकम, अगर हमने खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो इसका मेन रीजन। तो यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ आपको दे रखा है, आप फिर से इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। हम फटाफट से क्वेश्चन पे 55 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रूशियल एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल बैंकिंग। फिर से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रूशियल एरिया ऑफ इंप्रूविंग द रूरल बैंकिंग। पहला दे रखा है रिस्क प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस 56 का, सॉरी हमने 55th क्वेश्चन शायद छोड़ दिया। हाँ, कह रहे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर एक्सेस टू चीप फॉर्मल क्रेडिट टू द रेलवे क्रेडिट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है कि इंश्योर टू एक्सेस, जो एक्सेस है चीप फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है वो लोगों तक पहुंच सके, ये क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर कह रहा है कि भैया कि टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट, जी नहीं, इसलिए जरूरी नहीं है। टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द रीजनल रूरल बैंक, इसलिए जरूरी नहीं है।
टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम, कह रहे ना, प्रेडेटरी लैंडिंग एंड डेट ट्रैप। ये जो लोग कर्ज में किसान फंस जाते हैं भैया, साहूकार महाजन मनी लैंडर उनसे क्या करते हैं, आसानी से लोन दे तो उनको कर्ज में फंसाए, तो जिंदगी भर वो कर्ज के, कहता ना, एक किसान का बेटा गरीब कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही मर जाता है। तो इस चीज को बचाने के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रूशियल एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर रूरल बैंकिंग, रिस्क प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ नॉन फार्म्स एक्टिविटी, a culture of deposit mobilization. Kind which of the following is a crucial area of improvement for banking ruler? क्यों करना है? क्योंकि एक कल्चर को बिल्ड करना है ताकि जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो, लोग अकाउंट खोले, ठीक है, उसमें से क्या हो कि लोग अपनी जरूरत के लिए जो इस डिपॉजिट को मोबिलाइजेशन करना, ये जो बेसिकली इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट कह रहा है देयर आर टू स्टेटमेंट दे रहा है गिवन बिलो मार्क एसर्शन रीजन कि माइक्रो क्रेडिट कैन हेल्प एम्पावर वुमेन एंड मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्या ये सही है? 57 बिल्कुल सही है। माइक्रो मतलब छोटे छोटे क्रेडिट, जो छोटा उधार। माइक्रो क्रेडिट इन्वॉल्व स्मॉल लोन्स प्रोवाइड रीजनेबल इंटरेस्ट रेट दैट कैन हेल्प पीपल स्टार्ट देयर ओन वेंचर। यानी कि बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे नहीं है, जिसके आइडियाज है, अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं, तो ये माइक्रो क्रेडिट क्या करेगा, उनको एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपना स्टार्टअप वगैरह कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है। एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट है कि दिस प्रोग्राम वुड बी सक्सेसफुल इफ इट कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कह रहे दिस प्रोग्राम वुड बी सक्सेसफुल इफ इट कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, व्हाट वुड द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी डिपेंड ऑन। तो ये जो 58 का कौन सा इसमें है, तो यहाँ पे कह रहा है देयर कम्युनिटी सपोर्ट अमंग देम, देयर लेवल ऑफ एवरेज इनकम, देयर लेवल ऑफ फाइनेंशियल। तो इसका 58 का हमारा आंसर हुआ बी, देयर लेवल ऑफ एवरेज इनकम। What would be the main reason of the institutionalization of community based repayment mechanism? ये जो कह रहा है ना कि what could be the main reason of the institutionalization का मतलब होता है कि पहले क्या होता था, कह रहा है ना, मतलब लोग आपस में ही क्या करते थे, पैसों का लेन देन करते थे, आपस में सब कुछ हिसाब किताब करते, देखरेख करते थे। तो रीजन क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट क्यों बनाए गए, ये जो बैंक्स वगैरह का सिस्टम क्यों बना, किस लिए बनाइए? तो कह रहा है कि इसमें कि द रूरल पीपल शुड प्ले एक्टिव रोल बैंक रेट, बिल्कुल भी नहीं। कह रहा है कि इसमें कि इफ रीपेमेंट्स इज लो, कह रहा है ना, इफ रीपेमेंट रेट इज लो बैंक वुड बी रिक्लिंग टू द सैंक्शन द फ्रेश लोन। अब देखिए हुआ क्या, रीपेमेंट अगर होता ही नहीं था, पैसा आपस में लोग सेटलमेंट कर लेते थे, जिसके कारण दिक्कत होती थी। तो कह रहा है कि हाई नंबर डिफॉल्ट लोन्स आर बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाई रूरल। तो 59 का हमारा आंसर होगा इसमें बी, कि इफ द रीपेमेंट रेट इज, ना, इफ रीपेमेंट रेट इज लो। वहां पे होता क्या था पहले कि कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट सिस्टम के अंदर लोग आपस में कम्युनिटी बना लेते थे, उसमें से मान लीजिए कोई एक मतलब इंसान है जो एजुकेटेड पढ़ा लिखा है, उसमें से एक पर्सन की जिम्मेवारी देती है कि भाई तेरा काम है लोगों से लोन वसूल करना। इस तरह से आपस में करते थे लोग, आपस में क्या करते थे, कई बार लोग आपस में एक दूसरे की सेटिंग कर लेते थे आपस में। तो इस तरह से हुआ क्या कि जो रीपेमेंट लोन थे धीरे धीरे घट गए, जिस कारण बैंक वुड बी रिक्लेम टू द सैंक्शन द फ्रेश। अब बैंक जब पैसा वापस ही नहीं आएगा, रीपेमेंट से नहीं होंगे, तो फ्रेश लोन कहां से इश्यू होंगे, इसीलिए बैंक को क्या करना पड़ा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना पड़ा। नेक्स्ट है 60 के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, पैराग्राफ पढ़ोगे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत टाइम एक्सेस हो चुका है, इसलिए मैंने इतने पैराग्राफ नहीं पढ़े, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ। आप लोग उसमें से देखेंगे तो सारे पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो 60 के कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मेन ऑब्जेक्टिव दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइडिंग लिवलीहुड टू द वुमेन, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिल्डिंग कम्युनिटी बैंक, या कह रहा है ना इनेबलिंग क्रेडिट एक्सेस टू द रूरल। इसीलिए बनाया गया ताकि जो रूरल लोग हैं उनके पास क्रेडिट पहुंच सके, ये बहुत जरूरी है, वरना गरीब लोग जो है प्रॉपर उनके पास फैसिलिटी क्रेडिट ना होने के कारण कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो सही टाइम पे अपना काम नहीं कर पाते, ऋण के जो कर्ज में डेट ट्रैप में फंस जाते। इन सब चीजों को खत्म करने के लिए जरूरी वो कहते हैं। यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लंबी वीडियो ना बने इसीलिए थोड़ा सा मैंने पैराग्राफ को नहीं पढ़ा है। इसको करने के बाद फिर भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। हो सकता है अगर जरूरत होगी, ज्यादा बच्चे की प्रॉब्लम होगी, तो मैं रात को थोड़े टाइम के लिए लाइव हो जाऊं, आपके डाउट्स ले लूं। और तो अगर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो अगर कमेंट में हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं वही कोशिश करूंगी करने की। बाकी फिर भी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।